क्वेश्चन है डिटरमिन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। डिटरमिन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। एक तो ये, फिर लिखें शो दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस। शो दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस। Show that there are two angles of projections for the same horizontal range. For the same horizontal range. तो डिटरमिन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की जो कंडीशन है, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की कंडीशन क्या, जो हम वर्बली मतलब सुनते आ रहे हैं कि 45 डिग्री पर अगर किसी चीज को फेंका जाए तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो चीज जाती है, उस चीज को प्रूव करेंगे। तो यहां पर आप लिखें द हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाई, जैसा कि हमने लास्ट टाइम करा था एक प्रूफ में। तो आप नोट करेंगे द हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाई, पहले तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ही देख लें, उसके बाद देख लेंगे कि वो फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू कब देता है। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप अपने नोट्स में देखिए, लास्ट टाइम सबसे लास्ट डेरिवेशन यही वाला करवाया था, पिछली क्लास में सबसे आखिरी में यही डेरिवेशन था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज जो साइंस वाले बच्चे तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग टर्म सेकंड में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टर्म सेकंड में शिफ्ट हो गया ना, टर्म फर्स्ट में नहीं है। ठीक। अ, पता नहीं जिसने भी बनाया है, जिसने भी ये डिवाइड करा है, टर्म वन में होना चाहिए था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बहुत जरूरत पड़ती है। खैर, जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो थोड़ी बहुत एक दो चीज, आप दोनों बायो में ही हो ना, तुम भी बायो में। तो ये चीज याद रखना कि साइन थीटा की और कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 और +1 होती है। मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, बस इतना याद रखो। इसके अलावा अभी तो कोई जरूरत है नहीं फिजिक्स में उसकी, जब पड़ेगी जरूरत तो बता दूंगा। जैसे एक फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया था कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये सभी के लिए है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो फॉर्मूला है, उसका जो रिजल्ट है वो आता है साइन 2 थीटा। ठीक है। तो अब इसी तरीके से ये जो साइन है ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो ये नोट कर लें कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। देयरफॉर देयरफॉर R will be maximum. Therefore, R will be maximum when sin 2 theta is maximum। तो sin 2 थीटा की 2 थीटा हो 3 थीटा हो, बेसिकली साइन के आगे जो चीज भी लिखी हुई है, जैसे ये 2 थीटा लिखा हुआ है, साइन के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एंगल ही तो लिखा हुआ है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो हम ये कहेंगे साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। अभी साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा,
जब वो 1 होगा, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू +1। ठीक है, अभी बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट, नो 1 मिनट वेट करें सभी बच्चे। 1 मिनट यार, मार्कर भूल गया मैं, अभी आ रहा हूँ। हाँ जी, साइन थीटा जो होता है, साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। अब हमने अगर मान लीजिए कोई भी चीज फेंकी, तो हमें मालूम है ना कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। ठीक, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, हो सकता है बहुत ताकत लगाकर फेंका हो सकता है थोड़ी कम ताकत लगाकर फेंका हो। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, ठीक, कि मैं कितनी पर फेंकने वाला हूँ। और जो जी है, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी की वैल्यू भी हमें पता है। तो क्या चीज है जिससे ये पता चलेगा कि आपने जो भी बॉल फेंकी है वो कितनी दूर जाएगी, या बहुत ज्यादा दूरी पर अगर आप उसको पहुंचाना चाह रहे हैं तो कैसे पहुंचेगी। ये अगर, क्योंकि ये यू तो फिक्स है, तो इसका मतलब यू स्क्वायर भी फिक्स है, ये जी भी फिक्स है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंगल। क्योंकि ये जो साइन टू थीटा है, इस साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर आपको बहुत सबसे ज्यादा दूरी तक फेंकना हो, मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंकना हो किसी को, तो साइन टू थीटा शुड बी मैक्सिमम, तभी तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी। समझ रहे हैं। तो साइन टू थीटा शुड बी मैक्सिमम, साइन टू थीटा कितना होना चाहिए, +1 के बराबर। अच्छा, अब ये बताओ, साइन के टेबल में, ये आप लोग 10th में भी करके आए हैं, साइन के टेबल में 1 कहां पर आता है, 90 डिग्री पर। तो आप इसको लिखोगे साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। और यहां से हमने कहा ये 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 45 डिग्री। तो आप कोई भी खेल खेलने जाएं, जहां पर भी किसी भी चीज को फेंका जाता है, चाहे फिर वो क्रिकेट हो या फुटबॉल में आपको किक मारनी हो, वो मैक्सिमम दूरी तक पहुंचानी हो, तो ये कहीं पर भी आप खेलने जाएंगे तो हर कोई कोच आपको ये बताएगा 45 डिग्री का एंगल रखना है, तभी बेटा आप मैक्सिमम दूरी तक फेंक सकते हो किसी चीज को। अब फिजिक्स में आपने ये चीज देख ली कि उस चीज को आप प्रूव भी करना जानते हो। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला ये। अब ये जो रेंज है, ये केवल और केवल साइन टू थीटा पर डिपेंड कर रही है कि साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम, साइन टू थीटा मिनिमम होगा तो रेंज मिनिमम। ठीक है। तो साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन टू थीटा की वैल्यू 1 होगी। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 डिग्री होता है। साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, मतलब टू थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो यहां से आज हमको ये पता चल गया कि 45 डिग्री ही एंगल क्यों लिया जाता है, पहली चीज तो ये। लेकिन क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यही तो चीज बतानी थी हमको कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि भैया कोई भी चीज फेंके, जिस भी चीज को हम फेंकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। तो आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करो, हवा में उछाल दो, फेंक दो, 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे, तभी वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। समझ गए। अच्छा, इसके बाद में हम ये कहेंगे, अब यहां पर लिख लीजिए, ये जो कंडीशन इन्होंने पूछा है, एक लाइन लिख लीजिए, 10 द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, thus the horizontal range
horizontal range of a projectile is maximum when it is projected at an angle of 45 degree when it is projected at an angle of 45 degree with the horizontal. With the horizontal. तो अब वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी? Therefore maximum horizontal रेंज, इसको हम बोल देंगे कैपिटल आर और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एम, इज इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम रखने के लिए साइन टू थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, तो यू स्क्वायर और साइन टू थीटा की जगह आपने रख दिया 1 अपॉन जी। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर एम इज इक्वल टू कितना हो गया? आर एम इज इक्वल टू कितना हो गया? यू स्क्वायर अपॉन जी। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? बताइए बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले भी बता दें। यस सर। बाकी बच्चे बताओ, आस्था, दिवस, यस सर। प्राणवी, यस विदुषी, सर। अर्जुन, यस सर। अंश, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आर एम आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। उसके बाद अगली चीज इन्होंने क्या पूछी है? शो दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो यहां पर लिखें, इसी के सॉल्यूशन में आप लिखें टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, ये सब हेडिंग डालो इसी में। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। लिखेंगे वी नो दैट horizontal range of a projectile is we know that horizontal range of a projectile is given as r is equal to u square sin 2 theta upon g। r is equal to u square sin 2 theta upon g। अब अगर मैं, ये तो मेरा रेंज हो गया r, इसकी कोई फिक्स वैल्यू आ गई। अब मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं ना थोड़ा सा एंगल बदल कर देखता हूँ। तो जब एंगल बदलूंगा तो किसी ने बताया कि भाई आप एक एंगल पर अगर किसी चीज को फेंकेंगे तो वो एक दूरी तक जाएगा, आपने एंगल बदला तो आपका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। हमने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं एंगल बदलूंगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेंज हमारी चेंज हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे लेट अस रिप्लेस इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ कहें लेट अस रिप्लेस थीटा बाई 90 माइनस थीटा। थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो। कैसे? हम कह रहे हैं ऐसे ही करके देख रहा हूं मैं तो अब 90 माइनस थीटा एंगल के लिए चेक करना चाहता हूँ। तो जरा चेक करते हैं। तो जब मैंने एंगल चेंज करा तो मेरा रेंज भी चेंज हो जाना चाहिए, तो उसको मैंने आर डैश बोल दिया। यू स्क्वायर साइन 2 और ब्रैकेट में लिख दिया 90 माइनस थीटा अपॉन जी। आर डैश यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी विच इज इक्वल टू आर। क्यों? ये सब बच्चों के लिए, आप सभी के लिए नया है कि अगर किसी भी एंगल को 180 में से साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है।
तो साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो रीजन लिख लीजिए यहाँ पर, रीजन लिख लीजिए, सिंस साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, therefore sin 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री में इसका मैं प्रूफ करवाऊंगा। ये एक फॉर्मूला होता है कि जैसे आपने लास्ट ईयर वैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हट गया था, लेकिन मैंने बताया था आप लोगों को कि साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा बोल देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा बोल देते हैं, तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल होता है। ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 के बराबर होता है, जिनका सम 90 के बराबर होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जिनका सम 180 के बराबर होता है उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। दैट्स वाई आप देखेंगे कि जब मैंने थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करा तो भी मेरा जो रेंज है वो एक्जैक्टली सेम आ गया जो पहले था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी था। यहां पर भी फिर वही आ गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यानी कि अगर जेवलिन लेकर, भाला लेकर अगर 30 डिग्री पर आपने फेंका, सेम वेलोसिटी के साथ में 30 डिग्री पर अगर आपने फेंका तो भी वो उतनी दूरी पर जाएगा, और 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री पर फेंकोगे तो भी वो उतनी दूरी पर जाएगा। 10 डिग्री पर फेंका तो भी वो जिस दूरी पर जाएगा, 90 माइनस 10 यानी कि 80 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो भी वो उतनी दूरी पर जाएगा। अंतर क्या होता है, 80 डिग्री एंगल बड़ा हो गया यानी कि आप ज्यादा ऊंचाई तक फेंक रहे हैं उसको, आप ज्यादा ऊंचाई तक फेंक रहे हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट विल रिमेन द सेम। अब बात करते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री पर फेंकोगे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 भी तो 45 ही होता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए 45 डिग्री को ये कहा जाता है कि हर जगह तो होते हैं टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन 45 में दो एंगल नहीं होते, वहां तो एक ही होगा, क्योंकि 90 माइनस 45 वाला रूल लगेगा वहां पर भी, लेकिन 90 माइनस 45 मुझे 45 डिग्री ही दोबारा से डिलीवर कर देगा। इसीलिए हम कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो वहां पर हमको यही सिखाया जाता है कि बेटा एक ही एंगल है बस 45 डिग्री। अगर दूर से दूर फेंकना है ना किसी चीज को तो बस 45 डिग्री अपना एंगल सेट कर ले कि 45 डिग्री एंगल पर आपने फेंक दिया, सबसे दूर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो वहां एक एंगल है, बाकी हर चीजों पर दो एंगल होंगे। समझ गए कि नहीं? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अब इसी चीज का एक ना डायग्राम बनाकर दिखाना होता है। सब्जेक्टिव पेपर में तो दिखाना होता था, अब मल्टीपल चॉइस में दिखाना होगा या नहीं होगा पता नहीं कैसे करेंगे। खैर एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ग्राफ आप इसका देखेंगे तो आपको और चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं इधर ग्राफ बना रहा हूँ उसका। वर्टिकल जो है, वर्टिकल एक्सिस को मैं वाई बोल देता हूँ और हॉरिजॉन्टल को एक्स बोल देते हैं। तो वाई है, वाई में किसी भी प्रोजेक्टाइल की क्या होती है, हाइट होती है कि कितनी ऊंचाई तक हमने उसको फेंका, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है जिसको हम रेंज बोल देते हैं। अब एंगल लेते चले जाएंगे हम अलग अलग। तो पहले मैं लूंगा 15 डिग्री, एक बॉडी यहां तक गई 15 डिग्री पर, यहां पर मैंने मेंशन करा थीटा इज इक्वल, या लिख दीजिए इधर 15 डिग्री। 90 माइनस 15 कितना होता है, 90 माइनस 15 75। 75। तो 75 पर फेंकोगे ना, ऊंचाई तो बढ़ जाएगी लेकिन बॉल यहीं पर आकर गिरेगी। तो यहां मेंशन कर दीजिए 75 डिग्री। ऊंचाई तो बढ़ गई लेकिन वो यहीं पर आकर गिरी, ठीक। अगला देखेंगे 30 डिग्री।
30 डिग्री पर बॉल यहां पर आकर गिरी, 90 माइनस 30 क्या होगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर ऊंचाई तो बढ़ गई, लेकिन बॉल यहीं तक पहुंचेगी। ये वाला जो है इसको बोल दीजिए 30 डिग्री, और इसको बोल दीजिए बेटा 60 डिग्री पर। फिर बात करते हैं 45 डिग्री की। 45 डिग्री पर ये मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। तो ये आप ग्राफ बना लेना, ठीक है। अगर ग्राफ में कंफ्यूजन है दोबारा बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले जो लिया है, सबसे छोटे वाला जो कर्व दिखाई दे रहा है, ये वो है कि मैंने 15 डिग्री के एंगल पर किसी भी बॉल को या किसी भी भाले को फेंका, 15 डिग्री पर फेंका, ठीक है। फिर 90 माइनस 15 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 75 डिग्री। मतलब इतनी ऊंचाई तक आपने 75 डिग्री ऊपर एंगुलर प्रोजेक्शन दे दिया, तो वो थोड़ा ऊंचा जरूर जाएगा, लेकिन उसकी रेंज सेम रहेगी, ठीक है। इसी तरह से आपने 30 डिग्री पर किसी चीज को फेंका तो वो वहां यहां तक पहुंची। आपने थोड़ा सा और उसको बढ़ा दिया, कैसे बढ़ाया, वो रूल हमारा फिक्स है, 90 माइनस थीटा करते हैं। तो 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 डिग्री, 60 डिग्री पर फेंका, उसकी ऊंचाई भले ही बढ़ जाए लेकिन वो गिरेगा यहीं जाकर, ठीक है। और 45 डिग्री पर जो है वो ये हमारा ये वाला है बीच वाला 45 डिग्री, इस पर तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएगा। तो ये जो रेंज है इसकी 45 डिग्री वाली, इसको यहां पर आप मेंशन कर दें बेटा आर एम, आर सबस्क्रिप्ट में एम, एम इज फॉर मैक्सिमम। बताइए जी, इतना सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये बता देते हैं हम कि जैसे अ, हम लोग फिल्में देखते हैं, तो फिल्में जो हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। हमने जैसे मान लीजिए फिल्म देखना शुरू करा, तो बड़ा मतलब ये भी बड़ा मतलब अजीब सी और बड़ी ना दिमाग लगाने वाली आर्ट है फिल्म मेकिंग। इसमें भी ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो फिल्म है वो शुरुआत में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक अगर बोरिंग होती है ना, तो ऑडियंस उठ उठ कर जाने लगती है, ऑडियंस को मजा नहीं आता, नींद आ जाती है लोगों को। तो हमारा जो ये 11th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस है, ये भी कुछ ऐसी फिल्म की तरह है कि जो शुरुआत में अगर हम देखें तो जैसे फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर है, सुला देता है वो चैप्टर, ठीक। उसको आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये क्या डेफिनेशन के व्हाट इज फिजिक्स, है ना, व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये सब कुछ दे रखा है, जबकि उसमें से कुछ पूछा भी नहीं जाता। फिर दूसरी वाली आ जाती है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ यार कुछ मेरे को ठीक सा लग रहा है ये तो। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में और मजा आना शुरू होता है। फिर ये जो चैप्टर आता है ना मोशन इन अ प्लेन, इसमें जो ये वेक्टर और स्केलर वाला जो पोर्शन आता है, वेक्टर और स्केलर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन इतना ज्यादा इन्होंने दे रखा है सिलेबस में, इतना ज्यादा दे रखा है उसमें, कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ये आने लगता है कि यार ये साइंस लेके कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो ये याद रखिएगा कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा ये जरूरी बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल नहीं है। और थोड़ी सी एक मतलब लेवल पर जाकर थोड़ी सी बोरियत होने लगती है कि यार क्या बार बार मैं वही एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी हम वही कर चुके हैं। फिर कहीं पर एरो लगाना है, कहीं पर एरो नहीं लगाना, कहीं मैग्नीट्यूड निकालना है, कहीं एंगल निकालना है। तो वो वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन को आप कर जाएं, उस पोर्शन को आप कर जाएं। उसके बाद अब आप ये खुद महसूस कर रहे होंगे कि जब से ये प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हुआ है, तो आपको हर एक टॉपिक भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और अब आप आगे आगे देखते जाएंगे, जैसे आगे आगे आपका वर्क एनर्जी एंड पावर आएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आएगा, ठीक है। फिर फ्रिक्शन वाला चैप्टर आएगा, रोटेशनल मोशन आएगा। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, तो जो परसेप्शन है फिजिक्स को लेकर की, फिजिक्स बड़ी टफ है, बड़ी टफ है, दिमाग एकदम बिल्कुल खराब हो गया, इसको तो पढ़ने का मन नहीं करता, तो वो जो परसेप्शन है वो धीरे 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 चेंज होती चली जाएगी। तो ये जो वाला चैप्टर है ना, ये मोशन इन अ प्लेन, ये एक ऐसा स्ट्रेच है जो किसी भी फिल्म में एक ऐसा स्ट्रेच आता है ना, जब आपको लगने लगता है यार फालतू का गाना डाल रखा है फिल्म में, फालतू में खींचे जा रहे हैं फिल्म को, तो वहां जहां आपको नींद आने लगती है,
फिर कोई दूसरा आपका साथी बोलता है अरे खड़ा हो जा भाई, सो सो मत, अब देख फटाफट फिल्म को, अब मजा आ रहा है, अब फिल्म में असली स्टोरी में सस्पेंस आया है। तो वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लागू होती है। तो जो भी बच्चा है जिसको भी मन में जरा सा भी ये लगता हो कि यार फिजिक्स में तो मैं बोर हो जाता हूँ, मन नहीं लग रहा है, तो आप याद रखिए कि ये जो वेक्टर्स वाला पोर्शन है, और ये वेक्टर्स वाला पोर्शन आपका कवर होते ही उसके बाद जो है फिर आपको सचमुच में जो लगता है ना कि हाँ फिजिक्स में ये चीजें हमें पढ़नी चाहिए, वो चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। जैसे आप देखिए ये जो हमने दो एग्जांपल देखे, ये भी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, आगे वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है, रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है। हालांकि एक बड़ा गंदा काम करा है इन्होंने, ग्रेविटेशन में ना बहुत सारी चीजें जो है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो हटा दी है सिलेबस में से। तो मुझे तो वो अच्छा नहीं लगा, खैर इन्होंने हटाई है, कुछ सोचकर ही हटाई होंगी, ठीक। तो ये लास्ट इसका चल रहा है मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर का। इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, बस इतना है, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा था, तो मुझे भी पता था कि इस चैप्टर को मेरा भी पढ़ने का मन नहीं करता था। प्रोजेक्टाइल मोशन लगता था बड़ा इंटरेस्टिंग, तो इस वजह से बोर मत होइएगा इसमें। आगे देखते हैं। एक इसी में हम देखेंगे कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं ना, किसी भी चीज को, पत्थर हो गया, बॉल हो गया, कुछ भी हो गया, जब उसको फेंकते हैं तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर उसकी वेलोसिटी निकाली जाती है तो वो कैसे निकाली जाती है। तो हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो लिखेंगे सर्कुलर मोशन। वो ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में नहीं करना, रोटेशनल वाले में कर लेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में वो पूछने के लिए टीचर ना रोटेशनल में उतना ज्यादा पूछेगा नहीं, उसके पास पूछने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, इसमें हमने कल जो फिगर बनाई थी ना, उसी फिगर का रेफरेंस लेना है, कल जो फिगर बनाई थी। तो यहां मैं लिख रहा हूं इट रेफर्स, जब आप अपना रिवाइज करना शुरू करेंगे, मैं उस फिगर को दोबारा नहीं बना रहा हूं, इट रेफर्स टू द सेम फिगर as was drawn in projectile given an angular projection। थोड़ा सा इसको सेट कर रहा हूं मैं, देखिएगा। प्रोजेक्टाइल गिवन एन एंगुलर प्रोजेक्शन, तो उसमें जो हमारी फिगर थी उसी फिगर को आपको रेफर करना है अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाती है तो, ठीक है। आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, horizontal component of velocity vx is equal to u cos theta। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने u cos थीटा बोल दिया था। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये vy इज इक्वल टू u sin थीटा लिखने की गलती मत करना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u sin थीटा माइनस gt, सिंस v इज इक्वल टू u प्लस at। याद रखना कि जब मैं बात कर रहा हूं ना वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और एक्सेलरेटेड मोशन में मैं वेलोसिटी जब निकालूंगा
तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर निकालूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन पहली ही क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, यू साइन थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना था, बिकॉज बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया, तो एक्सेलरेशन कितना था, माइनस जी था। जब भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, तो एक ही जगह आपने लिख दिया माइनस जी एंड द टाइम वाज टी। ठीक है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और नीचे हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, यानी कि जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जा रहा है ना, एट एनी इंस्टेंट, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो इसका मतलब अब क्या करना है, मेरे को उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो देखिएगा, अब देखें कि हम कहेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी, जो पॉइंट पी लिया था उसी फिगर में, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट कैपिटल पी पे, पी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे एक्स कॉमा वाई। रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी, तो ये क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये हम वेक्टर्स में देख चुके हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले लीजिए। अब वी एक्स क्या है, देखो वी एक्स है यू कॉस थीटा, तो ये हो गया यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वी वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करते हैं एक्सपैंड, अंडर रूट, बेटा ये तो हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू इंटू यू साइन थीटा इंटू जी टी। ये हो गया। अब आप देखेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस का टू यू साइन थीटा इंटू जी टी। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये तो हो गया यू स्क्वायर, ये हो गया प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये साइन थीटा के बाद ना जीटी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं थीटा में ही तो जीटी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, नहीं, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी उसमें जीटी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीटी को पहले लिख लो, माइनस का टू यू जी टी साइन थीटा। ये हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। यहां तक सभी को क्लियर है, बताइए अर्जुन, आस्था, अंशित, अंश, बताइए। Yes, sir. ठीक है, यश, विदुषी, प्राणवी, बताइए क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। तो ये तो हमारा आ गया इसका मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर, तो इसका हमको एंगल भी निकालना है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, हमेशा tan निकालते हैं,
तो tan बीटा निकालूंगा। tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट और बेस मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, चाहे तो उस डायग्राम में आप देख लीजिए, हमें वी वाई अपॉन वी एक्स करना है बस। तो डायरेक्शन के लिए भाई tan थीटा वैसे भी मेरे को मालूम है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने वहां पर एंगल क्या लिया था, पॉइंट पी पर आप देखिए बीटा एंगल लिया था। देख लीजिए कल जो डायग्राम बनवाया था वहां पर एंगल हमने बीटा लिया था, ये एंगल बीटा है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी वी वाई हो गई परपेंडिकुलर, और ये वी एक्स हो गई बेस हो गई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि वी वाई को हम यहाँ पर भी ला सकते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा tan बीटा। तो जब डायरेक्शन की बात आती है तो केवल tan बीटा निकालकर छोड़ दीजिए। तो tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई कितना है बेटा, u sin थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स कितना है, u cos थीटा। बस इतना करके छोड़ दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नोट करें, एनसीईआरटी का है ये। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। इधर नोट कर रहा हूं। A cricket ball is thrown. A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second. At a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. In a direction in a direction 30 degree above the horizontal. Full stop. Calculate A part है the maximum height, B part है, A part है the maximum height, B part है the time taken by the ball to return to the same level. The time taken by the ball to return to the same level. C part है the horizontal distance from the thrower the horizontal distance from the thrower the horizontal distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level, to the point where the ball returns to the where the ball returns to the same level. अब देखते हैं कैसे करना है इसको। अब देखो हमने ना दो तरीके के क्वेश्चंस देखे थे, मतलब दो क्वेश्चंस कह रहा हूँ, सॉरी, डेरिवेशंस। डेरिवेशन हमने दो तरीके के देखे थे बेटा, ये मिटा दूं, हाँ ये वाला।
एक तो ये देखा था कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है, तो उस केस में क्या था कि प्रोजेक्टाइल जो है वो एक हाइट पर था। प्रोजेक्टाइल शब्द को बस ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज जो मैंने फेंकी, ठीक है, तो उसको मैंने हॉरिजॉन्टली, फॉर एग्जांपल कि हमने एक बुलेट को फायर करा, तो वो तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया कि वो जब हमने फायर करा तो सीधा फायर फायर करा उसको, और वो जाकर इस तरीके से गिरेगा नीचे, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा जो हमने करा वो है प्रोजेक्टाइल गिवन एन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो बात हो रही है क्रिकेट बॉल की, तो क्रिकेट को बिल्डिंग की छत पर नहीं खेला जाता, क्रिकेट को ग्राउंड पर ही खेलते हैं। तो हम अगर बॉल को लेंगे और बॉल को फेंकेंगे तो दैट मीन्स मैं ग्राउंड से बॉल को उठाकर और उसको फेंक रहा हूँ। क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, तो 28 मीटर सेकंड हमको क्या दे रखा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि यू दे रखा है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर जो जो वैल्यू मुझे गिवन है वो नोट करता चला जाऊंगा। मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 28 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको फेंका गया इन अ डायरेक्शन 30 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल, तो जो थीटा है वो दे रखा है 30 डिग्री, यू है और 30 डिग्री है। मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है। मैं टाइम का, रेंज का, हाइट का, इन सब के फॉर्मूले डिराइव कर चुका हूँ। तो अब आप देखते जाएं। सबसे पहले इन्होंने बोला कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। हाँ, आप 2 पन्ने पीछे पलट कर जरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखें क्या है। मैक्सिमम हाइट देखिए, एक है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, एक है मैक्सिमम हाइट। छोटी छोटी आपको डेरिवेशंस करवाई हैं क्या। आरएम तो मैक्सिमम रेंज हो गया ना बेटा, मैक्सिमम हाइट बोल रहा हूँ। ये ना, ये ठीक कर लो अपनी आदत, मैथ्स और साइंस दोनों एक जगह मिक्स कर रखे हैं, मैथ्स और फिजिक्स। उसको करो, अपने नोट्स कंप्लीट करो, सब गड़बड़ हो जाएगा। बताइए क्या क्या है फॉर्मूला। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये पार्ट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो गया। तो अब जरा आप देखिएगा कि वैल्यू डालो इसमें। u कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। अब g जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो 9.8 ले लीजिए। अच्छा, नहीं, जब मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर हाइट निकालने की, तो अब फॉर्मूले में वो सारी चीजें हम कर चुके हैं, वो सारी चीजें हम डाल चुके हैं, तो फॉर्मूला जैसा डिराइव हुआ है उसमें एज इट इज वैल्यू डालो, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर ये हो गया 28 इंटू 28, और साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और अपॉन 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा 19.6। हाँ, 19.6, 4 7 28, और 28 के टेबल में 196 आता है क्या, आ रहा है। ये पॉइंट गया तो ऊपर एक 10 आ गया, तो क्या करूं इसको 4 से, या 28 हाउ मच जा 8. 28 8 जा 7. 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, और 5 हाँ 7 जा है बेटा, 28 1 जा और 28 7 जा, और इस 7 से 7 कट गया, क्या बचा केवल 10 बचा। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई 10 मीटर। बताओ, समझ गए। अलग अलग कर लेना नोट्स अपने, ठीक है। चलिए, अब अगला देखिए, अगला इन्होंने क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। रिटर्न टू द सेम लेवल मतलब जहां से आपने ग्राउंड से फेंका वो बॉल कितनी भी ऊंचाई तक जाए लेकिन वापस वहीं आ जाए नीचे, तो यानी कि क्या पूछा जा रहा है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कि वो कितनी देर हवा में रही, रिटर्न टू द सेम लेवल के वापस आकर नीचे गिर जाए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा रहा है। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। पहले तो यही बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी सबस्क्रिप्ट में एफ, टी एफ क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी,
ठीक है, तो लिखें 2u sin थीटा अपॉन जी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एफ इज इक्वल टू 2 × 28 × sin 30 अपॉन जी कितना 9.8। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया 2 × 28 और sin 30 हो गया 1/2 और अपॉन में 9.8 है, तो यहाँ पॉइंट गया तो ऊपर एक 10 आ गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और 98 28 से करेंगे तो 4 से कर लो, 4 7 जा और नहीं 7 से कर लो, 7 4 जा और 14 7 जा, 14 7 जा 98 होता है, तो 7 4 जा हो गया और ये 14 आ गया, 2 2 जा 2 7 जा, तो हमारे पास ये आ गया बेटा 20/7 सेकेंड्स। अब चाहे तो इसको पॉइंट्स में कर लो, चाहे 20/7 छोड़ दो। ठीक है, 20/7 करेंगे, ये 2.9 इन्होंने दे रखा है आंसर, आप कैलकुलेट करेंगे यही आएगा 2.9। फिर वो पूछ रहे हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये है थ्रोअर यहाँ पर खड़ा है, थ्रोअर ने बॉल को फेंका, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, यानी कि ये जो पूरा डिस्टेंस है फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, तो क्या पूछ रहे हैं, रेंज पूछा जा रहा है। ये सभी को क्लियर है बेटा, थर्ड पार्ट बता दो, रेंज पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, तो रेंज का बताओ क्या होता है, सी पार्ट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, अभी अभी करा था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, कर लेंगे अपने आप, छोड़ दो भाई, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, √3 की वैल्यू 1.732 और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो याद रखनी चाहिए, कर लेना, कैलकुलेट करके देखना, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 69.3 मीटर इसका आंसर है, 69.3 मीटर। बेटा बता दीजिए यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं, अंश, अंशित, अर्जुन, आस्था, यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अंश समझ में आ गया, यस सर। ठीक है, प्राणवी, Yes, sir. ठीक है, बाकी बच्चे बताएं, विदुषी, यश, यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसके बाद एनसीईआरटी में देख लेना बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है इसकी। एनसीईआरटी में प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन हो प्रैक्टिस करिए, चाहे वो बुक के बीच में दे रखा हो चाहे बाद में दे रखा हो, जो भी डाउट आए नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, मैं मानता हूँ कि डाउट आएगा ही नहीं उसमें, सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बस क्वेश्चन समझ लेना, जैसे ये सी पार्ट था, तो इसको समझने में बस आपको दिमाग लगाना है कि वो पूछ क्या रहे हैं आपसे, फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है सारे के सारे। ठीक है, चलिए आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसका 2.8 आ रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है, उसी को उन्होंने 2.9 दे रखा है, 2.9 सेकेंड। चलिए जी फिर, ओके। Thank you.